मैं महक की ओर देखकर बोला, ये कौन सा गांव है? मुझे तो लगा था कि तुम उस घर में रहती हो। ये मेरा गांव है और इस गांव का दरवाजा मेरे घर से ही खुलता है। आओ मेरे साथ। महक मुझे एक बहुत बड़ी हवेली के नजदीक ले गई। उस हवेली को चारों तरफ से बड़े बड़े लंबे घने पेड़ों ने घेर रखा था। तभी एक 10 वर्षीय लड़की दौड़ती हुई महक के पास आकर बोली, आप इतने दिन तक कहाँ थी? पता है आपको बाबा कितना परेशान हो रहे थे। और ये आपके साथ कौन है? आपको पता है आपके बगैर हम कितने परेशान थे। इतना बोलकर वो लड़की अजीब से अंदाज में गोल गोल घूमने लगी। अचानक वो लंबे और बड़े पेड़ पर बिजली की रफ्तार से ऊपर चढ़ गई। ये देखकर मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। तभी उस लड़की की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, आज खुशी का मौका है, महक आ गई है, अब हम सब फिर से खेलेंगे। मेरी नजर जैसे ही उस पेड़ के ऊपर गई तो मैं अंदर तक कांप कर रह गया। मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बच्चे जिनके चेहरे काले थे और उनकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी, मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मैं कांपता हुआ महक की ओर देखकर बोला, ये सब क्या है? कुछ देर बाद तुम्हें सब पता लग जाएगा, चलो मेरे साथ। मैं कांपता हुआ महक के साथ साथ चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर एक 15 वर्षीय अजीब से दिखने वाला लड़का दौड़ता हुआ महक के पास आकर खड़ा होकर बोला, आप मुझे हमेशा हरा देती थी ना, लेकिन अब मैं आपको हरा दूंगा। इतना बोलकर अचानक उस लड़के का शरीर सफेद रंग हो गया। अगले ही पल वो एक भेड़िए में परिवर्तित होकर महक को घूरने लगा। यह देखकर मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई। मगर मैंने देखा महक के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था। कुछ ही देर में वो लड़का सामान्य अवस्था में आ गया। महक मेरा हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से उस हवेली के अंदर घुस गई। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैंने देखा अंदर से वो एक महल था जहां पर बड़े बड़े बेशकीमती पर्दे लटक रहे थे और फर्श पर बेशकीमती कालीन सजी हुई थी। तभी अचानक से 4 औरतें जिनकी लंबाई कम से कम 20 फुट के आसपास थी आकर मुझे घूरने लगी। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। एक औरत क्रोधित अवस्था में महक की ओर देखकर बोली, इसे यहाँ पर क्यों लाई है? तुझे क्या पता नहीं कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है? महक उस औरत की क्रोधित अवस्था देखकर बोली, जो तुम सोच रही हो वो करने की सोचना भी नहीं। तुम जानती हो कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। महक की बात सुनकर वो चारों औरतें अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गईं। मैं डर से चीखता हुआ महक की ओर देखकर बोला, आखिर सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं अरमान, हकीकत है। अब समय आ गया है तुम्हें अपने बाबा से मिलवाने का, चलो मेरे साथ। सच तो ये था कि मैं वहां से भागना चाहता था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। कुछ देर बाद मैं महक के साथ एक हॉल नुमा कमरे के अंदर खड़ा हुआ था जहां पर एक बड़ा आतिशदान जल रहा था और कुछ बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति सर झुकाए खड़े थे और एक 20 फीट का लंबा चौड़ा इंसान उस जलते हुए आतिशदान के करीब खड़ा था। अचानक उस आतिशदान से किसी की भयानक चीख हॉल में गूंजने लगी। उस बूढ़े शख्स ने अपने हाथ जलते हुए आतिशदान में डाल दिए। मैंने देखा कि उस जलते हुए आतिशदान में से एक बच्चा जो कि 10 वर्ष के आसपास था जलते हुए आतिशदान में से बाहर निकल आया। उस बच्चे के शरीर पर जलने का नामो निशान तक नहीं था। वो बूढ़ा उन लोगों की ओर देखकर बोला, अब तुम्हारा बच्चा सही है, इसे ले जाओ। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी वह बच्चा और वो लोग काला धुआं बनकर गायब हो गए। तभी वो बूढ़ा महक की ओर अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ बोला, तुमसे मैंने मना किया था ना कि इंसानों से दूर रहना, मगर तुमने एक इंसान से ही शादी कर ली। इतना बोलकर वो बूढ़ा मेरी ओर देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? जरूर तुम इसकी खूबसूरती देखकर अपना दिल दे बैठे होगे, लेकिन शायद तुमने इसका असली चेहरा नहीं देखा। इतना बोलकर वो बूढ़ा शख्स महक की ओर देखकर बोला, क्या तुमने इसे अपना असली चेहरा दिखाया है? क्या तुमने इसे ये बताया कि तुम कौन हो? महक उस बूढ़े शख्स की ओर देखकर बोली, ये मेरा पति है बाबा। महक की बात सुनकर बूढ़े शख्स की आंखों में बुरी तरह से क्रोध झलकने लगा। अगर ये तुम्हारा पति है तो इसे बताओ
कि तुम कौन हो? महक मेरी ओर देखकर अजीब से अंदाज में बोली, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपता हुआ महक की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो महक? तुम इंसान नहीं बल्कि तुम जिन हो। तुम जिस बस्ती में खड़े हुए हो वो पूरी बस्ती जिन्नातों की है। क्या इंसान बिजली की रफ्तार से पेड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या इंसान अचानक से किसी भेड़िए के रूप में आ सकते हैं? क्या इंसान अपने हाथ आग में डाल सकते हैं? क्या इंसानों की लंबाई और चौड़ाई इतनी ही होती है जितनी तुम यहाँ पर देख रहे हो? महक की बात सुनकर अचानक से मुझे पीर बाबा की बात याद आ गई। तभी वो बूढ़ा शख्स महक की ओर देखकर बोला, इसे अपना असली रूप भी दिखाओ। उस बूढ़े शख्स ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज धमाका हुआ। अचानक से महक एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई। अगले ही पल मेरे सामने वही खौफनाक बला खड़ी हुई थी जो कुछ महीने पहले मुझे रात में नजर आई थी, और उसके नजर आते ही मेरे माता पिता की चीख मेरे कानों में टकराई थी। मैं कांपता हुआ उस बला की ओर देखकर बोला, तुम तो वही हो जिसे मैंने अपने घर पर देखा था। वह खौफनाक बला हंसती हुई बोली, मैं ही महक हूं अरमान। पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। तुम्हें याद है वो काली स्याह बिल्ली? वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। हमारी और तुम्हारी शादी में तुम्हारे माता पिता एक रोड़ा थे जिन्हें मैंने रास्ते से हटा दिया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी माँ की दोस्त को भी मैंने ही मारा था। हमारे और तुम्हारे बीच जो भी आएगा वो मारा जाएगा। और अब तुम यहीं पर हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं कांपता हुआ उस भयानक बला की ओर देखकर बोला, नामुमकिन, मैं एक इंसान हूं और तुम एक जिन। यह कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा शख्स बुरी तरह से क्रोधित हो गया। ये इंसान कभी किसी की नहीं होते, मार दो इसको। यह सुनकर वो भयानक बला मेरी ओर बढ़ी ही थी, मगर अचानक वो बिजली की रफ्तार से पीछे की ओर हट गई। तभी मैंने देखा कि मेरे कोट की जेब के अंदर कोई चीज चमक रही थी। मैंने जैसे ही अपने कोट की जेब के अंदर हाथ डाला तो जेब में वही ताबीज था जो पीर बाबा ने मुझे दिया था। मैंने उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी उस बूढ़े शख्स की भारी आवाज मेरे कानों में टकराई, धोखा। इसका मतलब तू अपना बचाव अपने साथ लाया है, मगर तुझे क्या लगता है यह ताबीज तुझे कब तक बचा सकता है? मैं उस ताबीज को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं उस महल से बाहर आया, अचानक से बस्ती की तस्वीर बदल गई। अब वहां पर मुझे अंधेरे और खंडहर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बस दौड़े जा रहा था। महक की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी, अरमान, ये मेरे साथ धोखा है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। याद रखना, हम हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर दूंगी। मगर मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागता रहा। कुछ ही देर में मैं महल के उस वीरान मकान के बाहर आकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने दोस्त आरिफ के घर पाया। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे सामने पीर बाबा और आरिफ बैठा हुआ था। पीर बाबा मेरी ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, मैं आरिफ को लेकर तुम्हारे घर गया था, मगर तुम्हें अपने घर में गैर मौजूद पाकर मैं समझ गया कि तुमने अपनी पत्नी से उसके परिवार वालों से मिलने की जिद की होगी। इसीलिए मैं उसी वीरान मकान के पास चला गया। तुम वहीं पर हमें बेहोश मिले। शायद तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी बीवी इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न थी। मैंने अपनी रूहानी ताकत से तुम्हारा भूतकाल देख लिया है। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। तुम्हें उस जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। दरअसल उस जंगल में जिन्नातों का बसेरा है, और जिस घर में तुम्हें वो लड़की मिली थी उस घर के अंदर जिन्नातों की दुनिया में पहुंचने का एक द्वार था। अब तुम यहाँ से अपने घर नहीं जाना। तुम कश्मीर छोड़कर दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, और भूल से भी अपने कश्मीर की तरफ पलटकर मत देखना। मुझ में जब तक ताकत रहेगी मैं अपनी रूहानी ताकत से तुम्हारी जिन बीवी को तुम तक पहुंचने के लिए रोक रखूंगा, लेकिन कब तक ये मैं भी नहीं जानता। मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गया।
लेकिन मुझे आज भी पीर बाबा की वो बात याद है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर पीर बाबा मेरी जिन बीबी को मुझ तक पहुँचने के लिए कब तक रोक रखेंगे। दिल्ली आने के बाद मैंने दूसरा विवाह कर लिया और मेरी दूसरी पत्नी से मेरे 2 बच्चे भी हैं। क्या मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे जिन बीबी से महफूज रह पाएंगे? ये सब जानने के लिए इसका अगला सीजन जरूर देखिएगा। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।